Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Indian Council Act 1892. तो हमने इंडो पाक हिस्ट्री का एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और हम उस टाइमलाइन के तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस के साथ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री को समझना है तो आपने रैंडमली किसी वीडियो को क्लिक नहीं करना, बल्कि अगर आप एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो आपको इसकी क्लियरली समझ आएगी। तो आज हम इस वजह से इंडियन कौंसल एक्ट को डिस्कस करें, क्योंकि अगर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे मींस शिमला डिपोटेशन को डिस्कस करने से पहले इस एक्ट को जानना ज़रूरी है। क्लियर? तो चले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस इंडियन कौंसल एक्ट 1892 को कहते हैं कि इसको इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। भाई क्यों टर्निंग पॉइंट समझा जाता है? बिकॉज इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस एक्ट डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट्स व्हाई। क्लियर? नाउ अब इस एक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो वो ये थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इस वजह से इंट्रोड्यूस किया टू फुलफिल द नेशनल डिमांड्स ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये था कि उस टाइम इंडियन पीपल ने कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए हुए थे, तो उस मूवमेंट्स को रिस्पॉन्ड देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो अब वो कौन से डिमांड्स थे जो कि इंडियन पीपल कर रहे थे? तो फर्स्ट डिमांड उनका ये था कि एडिशनल मेंबर की तादाद बढ़ा दिया जाए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। ठीक है। सेकंड उनका डिमांड ये था कि वाइसराय जो मेंबर्स इनके लिए नॉमिनेट करते हैं तो नॉमिनेट के बजाय इनको इलेक्ट करना चाहिए। थर्ड उनका डिमांड ये था कि लेजिस्लेचर में जो फाइनेंस की डिस्कशन होती है तो उनके लिए अलाउ कर दिया जाए। तो अब चल के डिस्कस करते हैं इंडियन कौंसल एक्ट में इस हवाले से क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1892 कहा गया कि इंडिया का जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल या वॉइसराय होगा, जबकि इस गवर्नर जनरल या वॉइसराय के अंडर दो काउंसिल्स होंगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा इंपीरियल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव। क्लियर? ओके, अगर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स शामिल होंगे। इन 6 मेंबर्स में से एक कमांडर इन चीफ होगा, मिलिट्री से उनका ताल्लुक होगा, जबकि बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको डिफरेंट पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे। और ये तमाम जो 6 मेंबर्स थे ये ब्रिटिश मेंबर्स ही थे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव की बात करें या सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात करें तो इसमें कहा गया कि इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर हम इंडियन कौंसल एक्ट 1892 के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? तो इंक्रीज किस तरह होगा कि इनमें से 40% मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे, जबकि 60% मेंबर्स जो होंगे वो ब्रिटिश से ताल्लुक रखेंगे। साथ में ये भी कहा गया कि जो 40% इंडियंस होंगे इनको वाइसराय ही नॉमिनेट करेंगी। तो अगर हम अब मज़ीद इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव को डिस्कस करें तो पहले इसके मेंबर्स जो थे वो कम से कम 6 थे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स थे। तो इस एक्ट के मुताबिक इसको इंक्रीज़ किया गया, 10 से 16 मेंबर्स अब इसमें होंगे। इन 10 से 16 मेंबर्स में से कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ऑफिशियल्स मेंबर्स 6 होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 10 होंगे। अब अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो ऑफिशियल में ये जो 6 मेंबर्स थे ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स थे, जबकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस पीपल को शामिल कर दिया गया। 10 मेंबर्स को जो नॉन ऑफिशियल्स थे इनमें से 5 जो थे उसको वाइसराय नॉमिनेट करेंगे, जबकि 4 जो मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे और एक मेंबर जो होगा वो
चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कलकत्ता से होगा। नेक्स्ट अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें भी एडिशनल मेंबर्स की तादाद को इंक्रीज़ कर दिया गया और कहा गया कि इन मेंबर्स को अब इलेक्ट किया जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपैलिटीज़ से, ज़मींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। So now we can say that through this act a principle of representation was introduced. Clear? इसके अलावा अगर हम बाकी डिमांड्स की बात करें तो इंडियन पीपल ये डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में क्या था कि उन जो मेंबर्स थे वो उनको इजाज़त नहीं थी कि वो फाइनेंस पर बात कर सके, डिस्कशन की इजाज़त उनको नहीं थी। सो थ्रू दिस एक्ट उनको अलाउ कर दिया गया जो एडिशनल मेंबर्स थे कि वो फाइनेंस पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो अपना सजेशन पेश नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको क्वेश्चंस की भी इजाज़त नहीं थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स से, बट अब वो इस एक्ट के मुताबिक उनको अलाउ कर दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.